हाय एवरीवन, मेरा नाम है मुकेश शर्मा। आज के इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन के बारे में बात करेंगे। अपना जो अगला टॉपिक है टेस्ट का, उसमें आपको पता है ट्रांसलेशन आने वाला है। उसके बाद फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में आने वाला है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है और जेनेटिक कोड। ये सारे टॉपिक को हम वन बाय वन करके एक एक छोटे छोटे वीडियो बना करके डालते हैं बेटा, क्योंकि एक साथ बड़ा वीडियो डालना पॉसिबल नहीं है। वीडियो को ध्यान से देखते रहना, बीच बीच में टॉपिक को हम पढ़ाएंगे और एक क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, तो वो क्वेश्चन को भी पढ़ना, उसका सॉल्यूशन भी साथ साथ बताएंगे। वो क्वेश्चन का आंसर टिक लगा करके हम वहां पे डिस्प्ले करेंगे। ध्यान से देखना वीडियो को। आज हम बात कर रहे हैं ट्रांसलेशन के बारे में। जैसा कि तुम सभी लोगों को पता है बेटा कि आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है ना। हम कई बार बता चुके हैं कि आरएनए जो है, आरएनए प्रोटीन बनाने का काम, आरएनए जो है वो प्रोटीन बनाने के काम में आता है। मतलब जो मैसेंजर आरएनए बनता था, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना था, उसे आप ट्रांसक्रिप्शन बोलते हो। फिर मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने का काम होता है। राइबोसोम उस मैसेंजर आरएनए के जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रीड करता है और उस मैसेंजर आरएनए में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो जेनेटिक कोड्स है, उन जेनेटिक कोड को रीड करके एक एक करके अमीनो एसिड को ऐड करते चला जाता है और एक लंबा चेन बना देता है, पॉलीपेप्टाइड चेन बना देता है। तो ये पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। कैसे होता है इसको समझते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले एक बात ध्यान रखो कि राइबोसोम की बात किया जाए, ये सारी बात हम प्रोकैरियोट के लिए कर रहे हैं। ये बात पहले से दिमाग में माइंड मेकअप करके चलो। राइबोसोम की बात किया जाए तो राइबोसोम आरएनए और प्लस 80 डिफरेंट टाइप का प्रोटीन से बना है। इसी साल क्वेश्चन आया था बेटा नीट में, इसको ध्यान रखना है। आरएनए प्लस 80 डिफरेंट टाइप। आरएनए जो होता है वो राइबोसोमल आरएनए होता है। राइबोसोमल को आपको मैंने बताया है स्ट्रक्चरल आरएनए भी बोलते हैं, है ना। तो आरएनए प्लस 80 डिफरेंट टाइप का प्रोटीन होता है जो राइबोसोम बनाता है, ठीक है। अच्छा, राइबोसोम को हम प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं। राइबोसोम ही प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करता है। मैसेंजर आरएनए पे जो मैसेज है, जो जेनेटिक कोड है, उसको राइबोसोम रीड करेगा और उसको रीड करने के बाद उसके अकॉर्डिंग वो मतलब अमीनो एसिड को ऐड करता चला जाएगा, है ना। तो इस बारे में हम बात कर रहे हैं, डिटेल से समझते जाइए। क्या होता है बेटा, सबसे पहले ट्रांसलेशन में देखो क्या होता है, कई सारे स्टेप्स हैं। 5 स्टेप मैंने यहां पे लिखा हुआ है, इन स्टेप्स को ध्यान से समझो। पहले जैसे मैं बात कर रहा हूं एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड का। देखिए, आपको तो पता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर में ट्रांसलेशन की प्रोसेस चलती है। यूकैरियोटिक सेल में, साइटोप्लाज्म में, और प्रोकैरियोटिक सेल में तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों साइटोप्लाज्म में चलेगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में तो न्यूक्लियस होता नहीं ना बेटा, तो वहां पे तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों चीजें साइटोप्लाज्म में चलती है। अब मुद्दे की बात यह है बेटा कि जो अमीनो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले देखो, एक्टिवेशन मतलब होता है बेटा एनर्जाइज करना, एनर्जी देना। तो आप बताओ बायोलॉजी में एनर्जी का सोर्स क्या है? एटीपी। आर यू गेटिंग? अमीनो एसिड एटीपी के साथ बाइंड करेगा, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम और मैग्नीशियम आयन। अच्छा, यहां पे एंजाइम कौन सा है बेटा? इस एंजाइम का नाम मैंने यहां पे लिखा है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ठीक है। अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एक एंजाइम है, इसके प्रेजेंस में एटीपी के साथ रिएक्शन होता है, तो एटीपी में से 2 एटीपी टूटेगा। देखो इसमें क्या है, एटीपी को तोड़ोगे तो यहां से 2 फॉस्फेट जो है बेटा वो बाहर निकलेगा और इसका एनर्जी यूज होगा, और यहां पे अमीनो एसिड के साथ क्या अटैच हो जाएगा? एएमपी। तो क्या बनेगा यहां पे? अमीनो एसाइल एएमपी, साथ में एंजाइम भी रहेगा, एंजाइम अमीनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। और साथ में बेटा इसके साथ और लिखो 2 फॉस्फेट बाहर निकलेगा, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकलेंगे, ठीक है। अब ये जो हमारा अमीनो एसिड है, इसके साथ एंजाइम लगा हुआ है और एएमपी लगा हुआ है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब ये एक्टिव अमीनो एसिड हो गया, इसी को बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो क्वेश्चन आ रहा है, देखो अब ये क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, मैं क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूं, उसमें लिखा गया है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके ऊपर में डिस्प्ले हो रहा है, देखते जाइए, ठीक है। आपके ऑप्शन दिखाया गया है बेटा पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, मिथियोनाइन और इनिशिएटर फैक्टर, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा गया है अमीनो एसिड एक्टिवेशन एंजाइम बताना है आपको ड्यूरिंग
ट्रांसलेशन प्रोसेस। क्या आंसर होगा? तो अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ये क्वेश्चन देखिए डिस्प्ले हो रहा है आपके ऊपर में, यहाँ पे स्क्रीन पे, ठीक है। तो इसका बेटा एक तो आप याद रखो कि कौन सा एंजाइम यहाँ पे लगता है अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने में, ठीक है। और यही एंजाइम आगे भी काम करेगा अभी। अब क्या होता है आगे? अब ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया अमीनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया बेटा, देखो ये पूरा का पूरा ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया, ये टीआरएनए के साथ रिएक्ट करेगा। तो अब क्या होगा कि अमीनो एसिड अब ये टीआरएनए के साथ जाकर के लग जाएगा, बाकी एएमपी और एंजाइम बाहर निकल जाएंगे। तो अब देखिए क्या हो गया, अमीनो एसिड टीआरएनए, अमीनो एसिड टीआरएनए, अमीनो एसाइल टीआरएनए, और साथ में एंजाइम का काम खत्म हो गया, एएमपी का काम खत्म हो गया। अब उनका वो रिलीज कर दिए गए। तो अब ये जो टीआरएनए है इसके ऊपर में अमीनो एसिड आकर के बैठ गया, अमीनो एसिड इसके साथ बाइंड कर गया। इसे हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। क्या बोलते हैं बेटा? इसे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अमीनो एसिड का अटैचमेंट होना टीआरएनए के साथ, ये चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कहलाता है। और ये पूरी रिएक्शन को अमीनो एसाइलेशन कहते हैं, बराबर है, अमीनो एसाइलेशन रिएक्शन कहते हैं। तो टीआरएनए हमारा चार्ज हुआ, लेकिन ध्यान रखना है कि टीआरएनए चार्ज होने से पहले अमीनो एसिड को एक्टिव करना जरूरी है, एक्टिवेशन करना जरूरी है, ठीक है। और ये पूरी प्रोसेस साइटोप्लाज्म में चल रही है, बात ध्यान रखिएगा। ट्रांसलेशन का प्रोसेस हमेशा साइटोप्लाज्म में चलता है, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो। प्रोकैरियोट में तो साइटोप्लाज्म में ही सारा रिएक्शन चलता है। अच्छा, अब ये हो गया बेटा इनिशिएशन होने से पहले, यानी इसको हम बोलते हैं प्री इनिशिएशन स्टेप। अब होता है देखो इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है? सबसे पहले देखो राइबोसोम का जो छोटा यूनिट होता है उसको 30S बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। वो क्या करेगा बेटा? पहले मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। देखो जैसे ये क्या है, एमआरएनए, ठीक है बेटा, ये एमआरएनए है। एमआरएनए में एक स्पेसिफिक पॉइंट पे छोटा वाला सब यूनिट आकर के बाइंड कर जाता है। जिस स्पेसिफिक पॉइंट पे बाइंड करता है तो राइबोसोम के पास एक सीक्वेंस होता है, जिसे आपको मैंने बताया था क्लास में, साइन डायगोनल सीक्वेंस, और एमआरएनए में एंटी साइन डायगोनल सीक्वेंस होता है। तो इसके यही पॉइंट पे आकर के ये बाइंड कर जाएगा। कौन सा यूनिट बाइंड किया? 30S, ठीक है। तो ये क्या बन गया बेटा? 30S एमआरएनए कॉम्प्लेक्स बन गया। तो 30S प्लस एमआरएनए क्या बन गया? एमआरएनए 30S कॉम्प्लेक्स, ओके। अच्छा, अब क्या है, आपको पता है बेटा राइबोसोम के पास है ना कुछ इनिशिएशन फैक्टर होते हैं। तो मैंने ये लिखना भूल गया कि इनिशिएशन फैक्टर कौन कौन होता है बेटा। राइबोसोम में 3 इनिशिएशन फैक्टर मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में इनिशिएशन फैक्टर कितने होते हैं? IF1 होता है, IF2 होता है और IF3 होता है, ठीक है। अब IF1 और 2 जो है ना, IF1 और IF1 और IF3, ये दोनों किसके साथ बाइंड करेगा बेटा? स्मॉलर सब यूनिट के साथ बाइंड करेगा, 30S यूनिट के साथ बाइंड करेगा, ठीक है, ये याद रखना है। और IF2 किसके साथ बाइंड करता है? जो पहला टीआरएनए है ना, वो पहला टीआरएनए सीधे आकर के अटैच होगा कहां पे? पी साइट पे। आपको तो पता है राइबोसोम में 3 साइट होता है, एक को बोलते हैं ए साइट, एक को बोलते हैं पी साइट और एक को बोलते हैं ई साइट। अब जो टीआरएनए है वो ए साइट पे भी आ सकता है या पी साइट पे भी आ सकता है। पहला टीआरएनए जो मिथियोनाइन को लेकर के आ रहा है, पहला अमीनो एसिड तो क्या होता है प्रोटीन सिंथेसिस में? मिथियोनाइन। तो वो सीधे पी साइट पे आता है ना। तो उसको कौन लेकर के आ रहा है? जैसे टीआरएनए है ना बेटा, समझ रहे हो ना बात को। अब ये टीआरएनए किसको लेकर के आ रहा है? अमीनो एसिड को। तो कौन सा अमीनो एसिड? मिथियोनाइन अमीनो एसिड है, ठीक है। मिथियोनाइन को पकड़ कर ले आ रहा है, तो वो सीधे कहां पे लाएगा? पी साइट पे लाएगा, है ना। ये बात आपको ध्यान होना चाहिए। अच्छा, अब पहला जो टीआरएनए है जो कि डायरेक्ट पी साइट पे आएगा, ए साइट पे नहीं आएगा, इस काम के लिए आपके पास IF1 है। फिर IF3 क्या करता है बेटा? राइबोसोम का देखो लार्जर सब यूनिट अभी नहीं ज्वाइंट हुआ है, मतलब लार्जर, जब तक पहला टीआरएनए आएगा नहीं तब तक लार्जर सब यूनिट को ज्वाइंट नहीं होने देगा। यानी जो IF3 है ये क्या करता है बेटा? राइबोसोम के एसोसिएशन को, यानी दोनों जो यूनिट होते हैं लार्जर और स्मॉलर यूनिट, इनको तब तक रोक करके रखता है जब तक पहला टीआरएनए कोड नहीं हो जाएगा, पहला मिथियोनाइन जो अमीनो एसिड है कोड नहीं हो जाएगा, है ना। अब यहां पे स्पेस नहीं है इसलिए इस बात को लिख नहीं रहा हूं, पर आप इस बात को समझिए। IF1 क्या करता है? फर्स्ट टीआरएनए को सीधे पी पॉइंट पे लाकर के जोड़ता है। और IF3 क्या करता है बेटा? जो राइबोसोम का बड़ा यूनिट होता है उसको तब तक
रीएसोसिएशन से रोके रहेगा, यानी कि एसोसिएट नहीं करने देगा जब तक टीआरएनए आए नहीं। अच्छा, वो टीआरएनए को पकड़ करके लाया कौन है, तो मैं बोल रहा हूं इसको कैरी करके लाया है IF2। IF2 पहला टीआरएनए को कैरी करके लाता है, ठीक है। तो ये 3 इनिशिएशन फैक्टर है, याद रखना है इसको। तो पहले क्या किया, mRNA के साथ कौन बाइंड किया बेटा, mRNA के साथ 30S बाइंड किया। फिर यहां पे पहला चार्ज टीआरएनए आया, देखो फर्स्ट अमीनो एसिड आया बेटा टीआरएनए, उसको लेकर के आया। अब टीआरएनए जो लेकर के आया है उसको यहां पे इनिशिएशन फैक्टर का रोल मैंने बता दिया। अच्छा, जो पहला टीआरएनए होता है प्रोकैरियोट में वो मिथियोनाइन होता है और यूकैरियोट में फॉर्माइलेटेड मिथियोनाइन होता है। ये बात मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब होगा बेटा अटैचमेंट ऑफ लार्जर सब यूनिट। अब जब जैसे देखो, अब फर्स्ट अमीनो एसिड जब डायरेक्ट पी साइट पे आता है, पहला अमीनो एसिड जो कोड होता है वो डायरेक्ट पी साइट पे आता है वहां पे, क्यों, क्योंकि लार्जर यूनिट अभी नहीं लगा है। अब इसके ऊपर में लार्जर यूनिट लग गया राइबोसोम का, तो अब जो भी चीज एंट्री करेगा वो ए साइट से एंट्री करेगा, पी साइट पे डायरेक्ट कोई चीज का एंट्री नहीं होगा, है ना। तो सेकंड अमीनो एसिड जब भी आएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो सब क्या आएगा, ए साइट से एंट्री मारेगा। ओके, तो फर्स्ट अमीनो एसिड जब आ जाएगा तो उसके बाद फिर लार्जर यूनिट का अटैचमेंट होगा, और उसके बाद का स्टेप यहां तक पूरा चल रहा था इनिशिएशन। अब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स पूरा बन गया, अब उसके बाद होगा बेटा चेन इलोंगेशन, ठीक है। आप समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात को, मैं एक बार देख लेता हूं वीडियो सही चल रहा है कि नहीं, ठीक है, यस, ओके, एवरीथिंग इज गुड। अगला बात है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चेन इलोंगेशन की मैं बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं चेन इलोंगेशन में देखो क्या होता है, इलोंगेशन फैक्टर होते हैं, 2 इलोंगेशन फैक्टर होते हैं, एक इलोंगेशन फैक्टर टी होता है और एक इलोंगेशन फैक्टर जी होता है, ठीक है। अब इलोंगेशन फैक्टर टी का काम क्या होता है कि देखो, इलोंगेशन फैक्टर टी में भी 2 पार्ट होते हैं, 2 इसके सब यूनिट है, इलोंगेशन फैक्टर टीयू और इलोंगेशन फैक्टर टीएस। टीयू क्या करता है, कैरी चार्ज टीआरएनए नेक्स्ट टू द इनिशिएटर। मतलब क्या हुआ कि पहला टीआरएनए को तो कौन पकड़ के लाया था, इनिशिएशन फैक्टर 2, देखो वहां पे मिथियोनाइन, लेकिन उसके बाद जो भी फर्दर टीआरएनए आएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो सब आकर के बेटा एक एक करके आते जाएगा। जैसे जैसे राइबोसोम मूव करेगा मैसेंजर आरएनए पे, वैसे वैसे एक एक टीआरएनए आते चला जाएगा। तो जो टीआरएनए आते चला जाएगा, उन टीआरएनए के साथ अमीनो एसिड भी लगा रहेगा, यानी जो भी चार्ज्ड टीआरएनए होगा, जो अपना अपना कॉरस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड को पकड़ पकड़ के लाएंगे, तो उसके लिए काम कौन करता है, टीयू। अच्छा, टीएस क्या करता है, जब मान लो कि यहां पे कोई टीआर, जैसे मान लो देखो टीआरएनए है बेटा, टीआरएनए है ना, टीआरएनए है, समझिए मेरी बात को, टीआरएनए है। अब टीआरएनए किसको कैरी करके ला रहा है, अमीनो एसिड को, ठीक है, अमीनो एसिड को कैरी करके ला रहा है। तो इसके साथ 2 चीजें लगा हुआ है, कौन, एक तो लगा हुआ है जीटीपी, और क्या लगा हुआ है बेटा, और क्या लगा हुआ है, इलोंगेशन फैक्टर टीयू, EF टीयू लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको लेकर के जाएगा यहां पे, कहां पे लेकर के जाएगा, पी साइट पे। अब इसको अमीनो एसिड को छोड़ेगा। अब अमीनो एसिड को छोड़ने के बाद 2 चीजों को रिलीज करवाना है। यहां से आपको क्या रिलीज करना है बेटा, इलोंगेशन फैक्टर टीयू को भी रिलीज करना है, और यहां पे जीटीपी का हाइड्रोलिसिस हो जाता है। तो इसके लिए एक और फैक्टर आ रहा है बेटा, जिसका नाम है इलोंगेशन फैक्टर टीएस। ये टीएस क्या है, हाइड्रोलाइसिस करवा देता है और इसको निकाल देता है, इसको बाहर निकाल देगा, और यहां पे हाइड्रोलिसिस करेगा तो ये टूट जाएगा, और यहां से रिलीज क्या हो जाएगा, जीडीपी। क्या रिलीज हो जाएगा, जीडीपी। गया तो था जीटीपी इसके साथ, लेकिन रिलीज क्या होगा, जीडीपी। और ये अमीनो एसिड टीआरएनए को यहां पे छोड़ देगा, समझे। यानी इलोंगेशन फैक्टर टीयू अमीनो एसिड को, चार्ज टीआरएनए को पकड़ पकड़ के ला रहा है, लेकिन टीएस क्या कर रहा है, उसको रिलीज करवा रहा है। यानी भाई मैं टीयू हूं, मैं अपना टीआरएनए पकड़ लिया, टीआरएनए को पकड़ करके लेकर के गया। अब टीआरएनए पे अमीनो एसिड भी लगा हुआ है, तो टीआरएनए को ले जाकर के रख दिया। अब फिर मुझे क्या करेगा, मैं तो टीयू हूं, तो मुझे अलग होना होगा, फिर से नेक्स्ट टीआरएनए को लाना है ना। तो उसके लिए कौन काम करेगा, टीएस काम करेगा। टीएस क्या करता है, टीयू को रिलीज करवाता है। ओके, अब देखो बेटा टीएस क्या किया है, रिलीज टीयू एंड जीडीपी। देखो वहां पर दिखाई दे रहा है, जीडीपी रिलीज करवा देगा और टीयू को रिलीज करवा देगा। ओके,
ये हो गया। फिर इलोंगेशन फैक्टर जी क्या करता है, ये तो टी की बात हो गई। इलोंगेशन फैक्टर जी क्या करता है बेटा, राइबोसोम को मूव करवाता है ऑन मैसेंजर आरएनए। तो राइबोसोम को मैसेंजर आरएनए पे मूव करना क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन। देखो इसमें कंफ्यूज मत करना, मैं बोल रहा हूं ट्रांसलोकेशन क्या है, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, राइबोसोम का मूवमेंट होना। देखो यहां पे क्या लिखा हूं, ये क्या कर रहा है, ईएफटी क्या करता है, ट्रांसलोकेशन करता है, यानी मूवमेंट ऑफ राइबोसोम। देखो एक नीचे क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, देखो डिस्प्ले के ऊपर में देखो एक क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, उसमें क्या लिखा गया बेटा क्वेश्चन में, देखो तो उसमें क्वेश्चन में लिखा गया द इलोंगेशन फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर प्रोकैरियोट। तो इलोंगेशन फैक्टर में बेटा एक तो देखो लिखा गया है, ऑप्शन है इलोंगेशन फैक्टर टीयू एंड टीएस, इलोंगेशन फैक्टर 1, इलोंगेशन फैक्टर 2 और इलोंगेशन फैक्टर 3। अब देखिए इसमें क्या है, कौन होगा इलोंगेशन फैक्टर टीयू एंड टीएस, प्रोकैरियोटिक सेल में टीयू टीएस होगा। एक और क्वेश्चन देखिए तो डिस्प्ले हो रहा है, देख रहे हैं, मूवमेंट ऑफ राइबोसोम ऑन एमआरएनए इज कॉल्ड, क्या ऑप्शन दिया गया है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन या प्रोटीन सिंथेसिस। क्या आंसर आएगा, ट्रांसलोकेशन। ठीक है बेटा, ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है, राइबोसोम का मूवमेंट होना एमआरएनए के ऊपर में, और ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन का बनना। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखो, सारी बातें आप समझते रहो क्या कैसे कैसे क्या हो रहा है ऐसे। तो चेन इलोंगेशन में मैंने बताया कि इलोंगेशन फैक्टर टी और इलोंगेशन फैक्टर जी 2 फैक्टर होते हैं, इतना बस कम से कम याद रखो। फिर बेटा होता है जब प्रोटीन सिंथेसिस को रोकना होता है तो टर्मिनेशन कहलाता है चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन में बेटा देखो यहां पे 2 रिलीज फैक्टर है। चेन टर्मिनेशन में कितने रिलीज फैक्टर है बच्चों, 2 रिलीज फैक्टर है। जो रिलीज फैक्टर 1 है वो यूएए और यूएजी को, देखो यूएए को दोनों रिकॉग्नाइज करता है, RF1 और RF2 ये दोनों रिकॉग्नाइज करता है यूएए को। मैंने क्या याद करवाया था, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया। तो उल्लू आया आया ये दोनों, इनको दोनों लोग रिकॉग्नाइज करेगा, RF1 भी और RF2 भी। और उल्लू आया गया को 1 और उल्लू गया आया को क्या 2। मतलब ये सब स्टॉप कोडोन है बेटा, ये सब जेनेटिक कोड है स्टॉप। ये जहां पे इस राइबोसोम चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है एमआरएनए के ऊपर में, जहां पे ये ऐसा जेनेटिक कोड आ गया, यूएए आ गया या यूएजी आ गया या यूजीए आ गया, वहां पे क्या करता है बेटा कि ये रिलीज फैक्टर राइबोसोम को अलग कर देता है एमआरएनए से, और प्रोटीन जो बना है उसको रिलीज करवा देता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो। ठीक है, ज्यादा हम कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, बस खाली इन्हीं सारी चीजों को आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो पार्ट जा रहा है बेटा वीडियो का अपना, उसमें हम किसके बारे में बात करेंगे, तो उसमें हम जो है वो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की बात करेंगे, जिसमें हम लैक ओपेरॉन आपको समझाएंगे। उसके बाद एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भी वीडियो जा रहा है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।